अस्सलाम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग जो है वो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ उसकी टाइप्स के बारे में, जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की बॉल्स बेयरिंग की और रोलर बेयरिंग की जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो आज हम जो है ना इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। इसमें इसकी जो उस पर फोर्सेस लग रही हैं, लोड लग रही होती है, तो उसकी क्या जो है ना वो किस तरह इसकी जो है ना लाइफ होती है, किस तरह हम निकालते हैं, फेलियर क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है बेसिक स्टैटिक जो लोडिंग है। बेसिक स्टैटिक लोडिंग, लोड रेटिंग ऑफ जो ना मतलब बेसिक स्टैटिक लोड वो होता है जो कि एक आपके पास नॉन रोटेटिंग जो बेरिंग होता है उसके ऊपर। obvious सी बात है कि जब नॉन रोटेटिंग बेरिंग होती है कोई भी, तो उस पे कोई ना कोई शाफ्ट जो है ना वो पड़ी होती है, तो उसकी वजह से उस पर कोई ना कोई आपके पास लोड लग रहा होता है। तो ये बेसिक स्टैटिक लोड जो है ना वो जब इस पे ये जब रोटेशन नहीं आती तो उस वक्त भी कोई ना कोई इसके ऊपर लोड होता है, वेट होता है, जिसकी वजह से बेसिक स्टैटिक लोड जो है ना वो जनरेट होता है, जो स्टैटिक पोजीशन में होता है। जो बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग इज डिफाइंड एज द स्टैटिक लोड और एक्सियल लोड which correspond to a total permanent deformation of a ball and race and the most heavily stressed contact equal to 0.001 times of the ball diameter। ठीक है, कि मतलब आपके पास जो होता है ये कि वो आपके पास स्टैटिक रेडियल लोड होता है या एक्सियल जिसको लोड हम कहते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि वो लोड उस पर लगने की वजह से वो परमानेंट डिफॉर्मेशन इन बॉल्स और रेस के अंदर जो है ना परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा करता है, और मोस्ट हैवीली जो उसके अंदर स्ट्रेस होता है वो 0.001 टाइम जो है ना होता है डायमीटर ऑफ बॉल्स। इन अ सिंगल एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग द बेसिक स्टैटिक लोड रिलेट्स टू द रेडियल कंपोनेंट। ठीक है, और जो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो बेसिक स्टैटिक लोड होता है वो होता है रेडियल कंपोनेंट ऑफ द लोड। जो होता है लोड का जो रेडियल कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं which causes a purely radial displacement of the bearing rings in relation to each other। ठीक है, जो आपको जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास रेडियल लोड होता है, एक तरफ लोड होता है, हमने डिटेल में चीज़ें कवर की हैं सारी। तो ये हमारे पास जो इसमें जो रेडियली जो इसके अंदर लग रहा है, ये हमने एक्सियल की बात की थी। एक्सियल जो लोड लग रहा है उसमें अगर हम रेडियल कंपोनेंट की बात करते हैं, रेडियली जो हमें लोड लग रहा है, तो वो हमारे पास जो है ना वो उसके अंदर प्योर रेडिकल डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कॉज जो है ना वो पैदा करता है, रिजल्ट्स इसमें जो होते हैं इन जो है ना बेयरिंग रिंग्स के अंदर। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है फॉर रेडियल बॉल बेरिंग के लिए, हर उसके लिए अलग अलग फार्मूला है। रेडियल बॉल बेरिंग के लिए जो हमारे पास मतलब बॉल बेरिंग जो रेडियल जिस पे लोड लग रहा है उसका जो हमारे पास फार्मूला है, जो सी नॉट से हम इसको डिनोट करते हैं, तो हमारे पास नॉट इंटू आई इंटू जेड इंटू डी स्क्वायर इंटू कॉस एल्फा। आई जो है इसमें नंबर ऑफ रोज होती हैं, बॉल्स की जो रोज होती है, जैसे इसमें आपको माना जा रहा है बाद का 2 रोज भी होती हैं, 3 होती हैं, तो जो है ना इसके ऊपर होते हैं, डिजाइन के ऊपर होता है। ठीक है, और जो इसमें Z है वो आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स पर रो, मतलब जितनी एक रो के अंदर बॉल है, मिसाल में ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 बॉल है इसके अंदर, तो ये 6 इसमें Z जो है 6 Z इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, और D जो है ना वो आपके पास डायमीटर ऑफ बॉल, ये जो आपके पास बॉल का डायमीटर है इसको हम लेते हैं। और अल्फा हमारे पास बेसिकली जो नॉमिनल एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, नॉमिनल एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बॉल लोड एंड अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बेयरिंग। जैसा फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आप एक्सिस पे देख ले, इसका क्या है मतलब इसकी जो एक्सिस में हम देखते हैं, तो ये हमारा जो एंगल निकलता है वो बेसिकली टेपर रोलर के लिए और स्फेरिकल रोलर के लिए होते हैं। तो वो जो 2 साइडेड होते हैं उसमें हम जो है ना उसको सॉरी 2 रोज जिसके अंदर होती है उसको हम लेते हैं। और एफ नॉट जो है, एफ नॉट जो है वो फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बेरिंग होता है। अगर आपके पास एफ नॉट जो है ना वो अगर सेल्फ लाइनिंग बॉल बेरिंग है तो उसमें हम 3.33 लेंगे, और अगर आपके पास फॉर रेडियल कॉन्टैक्ट और एंगुलर कॉन्टैक्ट ग्रूव बॉल बेरिंग है उसके लिए हम एफ नॉट 12.3 लेंगे। ये 2 वैल्यूज हैं जो कि मोस्टली यूज होती हैं। और उसके बाद हमारे पास जो फॉर रेडियल रोलर बेरिंग है, पहले हमने रेडियल बॉल बेरिंग की बात की, आज अब बात कर रहे हैं रेडियल रोलर बेरिंग की। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला गिवन है, डिजाइन डेटा बुक में एक फार्मूला गिवन होंगे आपको, तो इसमें इतनी ज़्यादा वो और ये इतने ज़्यादा वो भी नहीं है यूज़ होने वाले। जो इक्विवेलेंट लोड होता है, स्टैटिक लोड, वो ज़्यादा हमारे पास यूज़ होते हैं।
फॉर्मूला वो भी हम देख लेंगे। ये जो सी नॉट होता है इसमें क्या है कि वैसे ही है, इसके अंदर जो एक एल ई की जो एडिशन है, जो हमारे पास रेडियल बॉल बेरिंग के लिए फॉर्मूला था उसमें भी इसी तरह ही फॉर्मूला था, एफ नॉट आई जेड इंटू, ये एल ई नहीं था उस केस में, डॉट डी और कॉस। इसमें एल ई क्या है, एल बाकी सारी चीजें वही नॉमेनक्लेचर वही सेम है। एस जेड जो नंबर ऑफ रोज है जी, नंबर ऑफ रोलर्स पर रोज, ठीक है। और आपके पास आई जो नंबर ऑफ रोज है और z नंबर ऑफ रोलर है, सॉरी इफेक्ट, और L जो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द वन रोलर एंड द रिंग, ठीक है। ये जो आपके पास रोलर और रिंग के दरमियान, रोलर और रिंग के दरमियान में जो मतलब ये जैसे एक लेंथ आपको नजर आ रही है, ये आपके पास जो है ना लेंथ है जो कि हम वेयर द कांटेक्ट इज द शॉर्टेस्ट, मतलब जो आपके पास शॉर्टेस्ट कांटेक्ट है वो हम लेते हैं, और इट इज इक्वल टू आवर लेंथ ऑफ द रोलर माइनस रोलर ऑफ चैम्फर, उसकी जो मतलब जो चैम्फर हुआ होता है थोड़ा सा आगे पास की, और ग्राइंडिंग जो अंडर कट्स हैं वो माइनस कर देते हैं टोटल लेंथ में से, कि जो उसके साथ कांटेक्ट में है, मतलब फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा इसकी जो शेप है वो टेढ़ी सी है, तिरछी सी है, इंक्लाइंड है, तो वो इंक्लाइंड वाला जो पार्ट है उसको हम ये जो जो सिर्फ कांटेक्ट हो रहा है, वैसे इसमें तो इस केस में नहीं हो रहा है, इसमें तो पूरा कांटेक्ट हो रहा है, इसकी टोटल लेंथ एल ही लेंगे हम। लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है कि उसमें जो है ना आपके पास जो उसकी जो लेंथ है वो हम वो नहीं लेते, फुल नहीं लेते, तो ये आपके पास एल ई की वैल्यू आ गई, और आपके पास एल डी आपके पास वही रोलर का डायमीटर, और अल्फा आपके पास जो एंगल है नॉमिनल एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रोलर रिजल्टेंट लोड एंड द पर प्लेन टू द एक्सिस ऑफ बेयरिंग, ठीक है। और एफ नॉट की जो वैल्यू है ये हमारे पास जैसे मैंने पहले यहाँ जिक्र किया, एफ नॉट हमारे पास जो है ना वो वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ फॉर बेयरिंग है, फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बेयरिंग, इसकी जो ना वैल्यू रेडियल बॉल बेयरिंग में 3.33 और जो ना 12.3 होता है, और इस केस में इस फॉर जो आपके पास रेडियल रोलर बेयरिंग है उसके लिए आपके पास 12.6 होता है, ठीक है, हार्ड एंड स्टील से जो बना होता है बेयरिंग। उसके बाद जो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है, तो बेसिक्स में जो स्टैटिक एक्सियल लोड लग रहा है वो आपके पास उस एक्सियल लोड की वजह से थ्रस्ट आपके पास जो प्रोड्यूस होती है, तो उसका जो फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए वो हमारे पास सी नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू जेड इंटू डी स्क्वायर और इंटू साइन अल्फा, ठीक है। जेड हमके पास अगेन वही नंबर ऑफ बॉल्स हैं, और इसमें एफ नॉट वही आपके पास फैक्टर आ गया, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसमें जो एफ नॉट की वैल्यू है वो 49 है, बाकी वही सेम है, डी के जो डायमीटर ऑफ बॉल्स हैं यहाँ पे, तो बॉल्स का डायमीटर होगा। और फिर इसके बाद थ्रस्ट रोलर बॉल बेयरिंग के लिए जो आपके पास बेसिक जो एक्सियल लोड वो आता है, उसमें आपके पास सी नॉट इज इक्वल टू, इसमें अगेन वही सेम है वही जैसे पिछले केस में हुआ था, रोलर और बॉल के अंदर हम एल ई की जो है ना वो एडिशन करते हैं, ये इफेक्टिव लेंथ होती है जो कि कांटेक्ट कर रही होती है सरफेस के साथ, जो कि आपके इसकी बॉल्स के अंदर नहीं चाहिए होती, इसमें जो कि हमें डायमीटर जो है ना वो काफ़ी होता है, डायमीटर जो हम लेते हैं वो उसकी वो तरह का काफ़ी होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि हमें इसकी लेंथ का भी जो है ना इफेक्ट जो है ना वो अफेक्ट कर रहा होता है इसके अंदर, जो रोलर बेयरिंग्स होते हैं। तो इसमें जो है ना एफ नॉट आपके पास 98.1 है, ठीक है, बाकी आपके पास वही सेम है, जेड का नंबर ऑफ रोलर कैरिंग थ्रस्ट इन डायरेक्शन, ठीक है। और इसमें जो है ना आपके पास अगला जो टॉपिक है वो स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड है। Static equivalent load may be defined as a static radial load or axial load which is applied would cause the same total permanent deformation as most heavily stressed ball or roller and raised contact as that occur under the actual condition of loading, ठीक है। स्टैटिक लोड इक्विवेलेंट लोड बेसिकली वो है कि जिसमें आपके पास जो स्टैटिकली जो आपके पास मतलब स्टैटिक आपके पास जो है ना वो बॉडी है, लेकिन इसमें जो ना आपके पास वो रेडियल लोड भी इन्वॉल्व हो रहा है और एक्सियल लोड भी, पहले तो हमने डिस्कस किया अलग अलग, जिसमें रेडियल एक्सियल अलग अलग हमने डिस्कस किया है। लेकिन इस केस में क्या है कि जो एक केस ऐसा आता है जिसमें आपके पास इक्विवेलेंट लोड लग रहा होता है, मतलब जो आपके पास जो इफेक्ट कर रहा होता है आपके पास जो बॉल्स को, जो इसके अंदर हैवीली स्ट्रेस बॉल्स होती हैं या रोलर्स होते हैं, उसमें आपके पास स्टैटिक भी लोड लग रहा होता है और रेडियल भी, ये एक्सियल भी लग रहा है आपके पास, सॉरी एक्सियल और रेडियल लोड दोनों लग रहे होते हैं। तो ये जो है ना स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड है जिसको हम WOR से डिनोट करते हैं,
For radial or roll bearing under the combined radial and axial thrust is given by the greater magnitude of these obtained by the following equation. इसके लिए ये फाइंड करने के लिए फॉलोइंग इक्वेशन है x नॉट एक्स ओ आर इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू डब्ल्यू आर प्लस वाई नॉट जो है ना इंटू डब्ल्यू ए। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है डब्ल्यू ओ आर इज इक्वल टू डब्ल्यू आर वी सी मॉडिफाइड फॉर्म में। अगर बाजू का हमारे पास ये 1 होता है और इसकी वैल्यू 0 होती है तो हम इसको जो है ना इस तरह लिख सकते हैं। और डब्ल्यू आर हमारे पास रेडियल लोड है और डब्ल्यू ए जो है हमारे पास वो एक्सियल लोड है। जब हमारे पास एक्सियल लोड जो है ना वो 0 हो जाए या हमारे पास वाई नॉट फैक्टर 0 हो जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाती है। और इसी तरह हमारे पास एक्स नॉट जो है ना वो रेडियल लोड फैक्टर है क्योंकि ये आपका रेडियल लोड के साथ वो हो रहा है और ये आपके पास वाई नॉट एक्सियल लोड फैक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास टेबल हमारे पास गिवन होता है उससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। The value of x naught and y naught different bearing are given in the following table। ठीक है, ये आपके पास x naught और y naught की कुछ वैल्यूज हैं। रेडियल कॉन्टैक्ट ग्रुप बॉल बेरिंग है तो उसमें आपके पास 0.60 है और y naught के लिए सिंगल रो के लिए है। इस तरह डबल रोज के लिए आपके पास 0.60 और 0.50। और इसी तरह सेल्फ अलाइनिंग बॉल और रोलर बेरिंग उसके लिए है कुछ एंगल्स के ऊपर जो है ना अगर आपके एंगुलर कॉन्टैक्ट ग्रुप बेरिंग है तो उसमें एंगल डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ये आपके पास एंगल्स होते हैं डिफरेंट तो उसमें जो है डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू यहाँ से निकल के हम जो है ना स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड निकाल सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं लाइफ ऑफ बेरिंग की। लाइफ ऑफ बेरिंग बेसिकली क्या है कि इसमें आपके पास लाइफ ऑफ इंडिविजुअल बॉल और रोलर बेरिंग में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन or hours at some given constant speed which the ball bearing run before the first evidence of fatigue develop। तो होता ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि हर उसकी कोई ना कोई जो है ना एज होती है या आप जो मशीन ये बनाते हैं तो कोई ना कोई फेलियर आता है। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं ये आपके पास बेरिंग एक सर्टन लिमिट के बाद उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाता है या उसके अंदर फैटिग आ जाती है तो जिसमें जो है ना वो हमारे पास उसके अंदर वो जो है ना वो यूज करने के काबिल नहीं रहता। या आपके पास ये केस है तो इसके अंदर आपके पास लाइफ ऑफ बेरिंग जो है ना वो मिनिमम जो लाइफ जो हम निकालते हैं वो बेसिकली उसको रेटिंग लाइफ भी कहते हैं हम लोग। जो मिनिमम लाइफ बेसिकली निकलती है ये हम लोग इसके निकालने का भी जो फार्मूलाज हैं हम देख लेते हैं। लाइफ ऑफ बेरिंग निकालने के लिए कैसे इसको निकालते हैं आगे चल के तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट एवरेज लाइफ जो एवरेज लाइफ होती है ऑफ अ बेरिंग इज 5 टाइम द रेटिंग लाइफ। मतलब 5 टाइम ज़्यादा होती है एवरेज लाइफ जो आपका रेटिंग जो मिनिमम लाइफ होती है इससे। Or it may be noted that the longest life of a single bearing is seldom longer than the 4 टाइम of the average life। जो आपके पास मैक्सिमम लाइफ होती है वो आपके पास 4 टाइम ग्रेटर होती है एवरेज लाइफ से। और सिंगल बेरिंग के लिए जो आपके पास वो होता है वो अबाउट 30 to 40 टाइम ज़्यादा होती है मिनिमम लाइफ। मतलब ये है कि आपके पास मिनिमम लाइफ सबसे जो कम जो एक लाइफ है वो हमारे पास एक है। उसके बाद हमारे पास से बड़ी एवरेज लाइफ है फिर हमारे पास मैक्सिमम लाइफ होती है किसी भी बेयरिंग की। इसमें होता ये है कि कुछ हम जैसे अगर 100 जो है ना वो लॉट क्या करते हैं बेयरिंग्स की तो उसमें कुछ जो है ना वो मिनिमम लाइफ पे फ्रैक्चर हो जाते हैं लेकिन उनमें कुछ ज़्यादातर जो है ना एवरेज लाइफ पे और कुछ जो है ना हमारे पास मैक्सिमम लाइफ तक भी जो है ना वो उसकी हमें वो वैल्यू दे देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम बेसिक डायनामिक लोड की बात करते हैं। डायनामिक लोड ऑब्वियस ही बात है वो डायनामिक लोड होता है जब अब किसी भी एक कांस्टेंट आपके पास जो है ना जब मूवमेंट आती है इसके अंदर कोई भी जो है ना मूविंग जब फॉर्म हम लेते हैं तो उसमें जो हमारे पास लोड लग रहा होता है वो हमारे पास जो है ना वो जैसे बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट रेडियल लोड और कांस्टेंट एक्सियल लोड इन मूविंग विच ये इन मूविंग है। वो स्टैटिक जो लोड था वो आपके पास रेस्ट में था। ये उस वक्त है जब टनल या आपके पास शैफ्ट मूव कर रही होती बेरिंग के अंदर। तो ये आपके पास जो डायनेमिक बेसिक लोड है बेसिक डायनेमिक लोड इसकी जो वैल्यू है वो भी हम उसी तरह निकालते हैं जैसे हम लोगों ने बेसिक स्टैटिक लोड के लिए जो हमारे पास फार्मूला से डिजाइन डेटा बुक में गिवन है तो इसी तरह इसके भी हैं। द बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग सी इज न्यूटन फॉर बॉल एंड रोलर बेरिंग में बी कंसीडर्ड एज डिस्कस बिलो। According to Indian Standard 3824 Part 1 1983 the basic dynamic radial load ये है बेसिक डायनामिक रेडियल लोड रेटिंग ऑफ रेडियल एंगुलर कांस्टेंट बॉल बेरिंग एक्सेप्ट द फिलिंग स्लॉट टाइप एंड विद बॉल नॉट लार्जर देन 25.4 mm डायमीटर से ज़्यादा की बॉल्स ना हो तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है FC into I cos alpha
की पावर 0.7 z की पावर 2/3 और d की पावर 1/8। अगेन ये आपके पास FC का वो फैक्टर है और इसमें हमारे पास I नंबर ऑफ रोज है, अल्फा आपके पास में एंगल आ गया, Z आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स और रोलर, और इसमें D जो है ना डायमीटर आ गया, मतलब बॉल का ये डायमीटर। ठीक है, और अगर बॉल्स लार्जर देन 24.5 mm है तो उसमें जो है ना आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास एक 3.6 जो 647 ये एक फैक्टर ऐड करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, बाकी आपके पास वही सेम है, और ये d की पावर 1.4 है, यहाँ 1.8 है। Where FC जो है ना FC a factor depending upon the geometry of the bearing component and accuracy of the manufacture and material used। तो ये फैक्टर है, ये मुख्तलिफ होते हैं जो है ना वो ज्योमेट्री ऑफ द बेरिंग को देख के, और जो है जो मैन्युफैक्चरर है उनकी जो मटेरियल यूज करके ये वैल्यूज निकलती है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड पार्ट 3824 पार्ट 2 अगर हम देखें तो बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग फॉर रेडियल रोलर बेरिंग, तो रेडियल रोलर बेरिंग के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, और उसमें जो है ना वो ये जो पिछले हमने ये यूज किया है ये बेसिकली है बॉल बेरिंग के लिए। ठीक है, डायनेमिक रेडियल लोड विद बॉल बेरिंग, ये आपके पास है डायनेमिक लोड, डायनेमिक रेडियल लोड फॉर रोलर बेरिंग। ठीक है, तो आपके पास इसमें अगेन जैसे पिछले स्टैटिक्स में एलई का एडिशन होती थी, इसमें भी एलई का एडिशन है और इसमें कुछ पावर्स भी डिफरेंट है, तो ये आपके पास पावर्स डिफरेंट पावर्स के साथ ये आपके पास अगेन आपके पास ये इसका है, ये फॉर्मूला है। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड अगर 3824 पार्ट 3 अगर हम देखें 1983 में द बेसिक डायनामिक एक्सियल लोड की बात करते हैं, ये एक्सियल ये था आपके पास रेडियल थ्रस्ट लोड के लिए, सॉरी ये रेडियल लोड के लिए आपके पास थ्रस्ट लोड के लिए है। फॉर सिंगल रो और सिंगल और डबल डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बेरिंग इज गिवन एज, अगर आपके पास बॉल्स जो है ना वो 25.4 mm से लार्जर नहीं है और अल्फा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है तो उसके लिए फॉर्मूला है, और बॉल्स अगर लार्जर नहीं है और आपके पास एंगल जो है ना वो 90 डिग्री से अलग है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, अभी सी बात है cos 90 वो आपके पास यहाँ पे इसने इसको 1 ले लिया है, तो ये हम लोगों ने इसको cos इसमें इसमें जब आपके पास एंगल जो है 90 डिग्री होगा तो उसमें जो है ना आपके पास ये फॉर्मूला अगर 90 डिग्री नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और बॉल्स इसमें फिर ये एक और केस है, इसमें ये है कि आपके पास लार्जर देन, अगर यहाँ पे हमारे पास था कि लेस देन बॉल जो अगर 25.4 लेस देन है और उसमें एंगल है गिवन है 90, इस केस में क्या है कि पास बॉल्स लार्जर देन 25.4 mm और अल्फा के बाद 90 गिवन है, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये यूज होता है। और इसी तरह बॉल्स जो है ना वो लार्जर देन दिस और डायमीटर, और उसमें जो है ना डायमीटर और एंगल भी 90 डिग्री के अलावा है, उसमें ये आपके पास ये फॉर्मूला है। और जो चौथा आपके पास है कि इसमें बेसिक डायनेमिक एक्सियल लोड रेटिंग फॉर सिंगल रो, इसमें जो है ना रोलर बेरिंग के लिए जो है ना थ्रस्ट रोलर बेरिंग के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है, जो आपके पास ये फॉर्मूला है जब एंगल आपके पास 90 डिग्री है तो ये है, और एंगल एंगल 90 डिग्री नहीं है तो आपके पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपके पास वही सेम आपके पास जैसे इसमें एलई का एडिशन हो रही है, इस केस में ये वही है जो आपके मैंने मेरा इफेक्टिव लेंथ जो हम लोगों ने इसको कर लिया। अच्छा, अब इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड जैसे हम लोगों ने पीछे इसमें कवर किया वैसे ही जो है ना एक आपके पास जब आपके पास जो है ना रोटेशन है, मूविंग है आपके पास जर्नल की शाफ्ट की बॉल, तो उसमें जो है ना आपके पास अगर आपके पास दोनों लोड लग रहे हैं, एक्सियल भी लोड लग रहा है, थ्रस्ट भी लोड लग रहा है, तो उसमें इक्विवेलेंट लोड डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड आपसे निकलता है। तो इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड में भी डिफाइंड एज द कांस्टेंट स्टेशनरी रेडियल लोड और एक्सियल लोड व्हिच इज अप्लाइड टू अ बेरिंग विद रोटेटिंग इनर रिंग एंड स्टेशनरी आउटर रिंग। आउटर रिंग स्टेशनरी किया हुआ और इनर रिंग इसमें रोटेट हो रहा है। would give the same life as that where the bearing will attain under the actual condition of load and rotation। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको मैथमेटिकली निकालने के लिए वही फार्मूला हम इसको यूज करेंगे जैसे हमने स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड के लिए किया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन आती है एक वी की जिसको हम रोटेशन फैक्टर कहते हैं, वो देख लेते हैं। डायनामिक इक्विवेलेंट लोड रेडियल लोड W फॉर रेडियल एंड एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग एक्सेप्ट द फिलिंग स्लॉट
accept the filling slot type under combined constant radial load WR and constant axial thrust load WH given by, ठीक है। यहाँ के पास फैक्टर है वही जैसे हम लोगों ने स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड में देखा था कि W इज इक्वल टू एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू आर, बस यहाँ एक्स नॉट का था क्योंकि वो हमारे पास स्टैटिक लोड के लिए था। यहाँ पे हम डायनेमिक जो है लोड के लिए देखने इसमें वी का फैक्टर रोटेशन फैक्टर ऐड हुआ है जो कि 1 होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ बेयरिंग व्हेन द इनर सरफेस इज रोटेटिंग और 1 होता है फॉर सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग व्हेन द इनर सरफेस इज स्टेशनरी और 1.2 होता है कि हम जो है फॉर सेल्फ अलाइनिंग और फॉर इनर रेस स्टेशनरी, ठीक है। ये तीन जो है इसमें ज़्यादातर यूज होते हैं ये v की वैल्यू, बाकी वही सेम है। x की वैल्यू जो है ना हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो है ना इसके लिए जो हमारे पास डायनेमिक लोड रेटिंग अगर हम निकालने हो तो उसके रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के लिए अंडर वेरिएबल लोड का हम देखते हैं। उसके लिए हमारे पास जो लाइफ है रेटिंग लाइफ होती है अप्रोक्सीमेट रेटिंग सर्विस लाइफ ऑफ ऑल रोलिंग इज बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल इक्वेशन। ये आपके इक्वेशन है C ओवर W इंटू के पावर 10⁻⁻, ये आपके पास लाइफ निकालने के लिए। और अगर आपने बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग निकालने तो ये इस वैल्यू से हमारे पास आ जाएगी। और इसमें W जो है ना आपके पास ऑब्वियस ही बात है जो इक्विवेलेंट लोड जो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली है ये आपके पास ये W है। L आपके पास रेटिंग लाइफ आ गई, C आपके पास बेसिक डायनेमिक लोड आ गया, ठीक है। और W आपके पास इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड आ गया। और इसमें जो K की वैल्यू है वो 3 है फॉर बॉल बेयरिंग और 10/3 फॉर रोलर बेयरिंग। The relationship between the life in revolution and the life in the working hour is given by L is equal to, ये आपके पास फॉर्म वो वर्किंग आवर में कन्वर्ट करके जो है इसको निकालने का है। अगर आप वो कहते हैं वर्किंग आवर में जो है इसकी लाइफ निकालें तो आप इस वैल्यू को अगर आपके पास सॉरी LH की वैल्यू गिवन है वर्किंग आवर की वैल्यू गिवन है तो इसमें नंबर ऑफ आपके पास जो गिवन है रेवोल्यूशंस, तो आप इसमें जो है ना ये लाइफ जो फैक्टर है वो इससे भी निकाल के इसमें अगर आपको कहते हैं कि इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड निकालें या आपको बेसिक डायनेमिक लोड निकालें कहते हैं तो आप इस फॉर्मूले से L की वैल्यू निकालने के बाद जो है ना इसको इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये आज का ये टॉपिक था। अगेन आपको कोई चीज़ में नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं, किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो इसमें आप जो है ना आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में या जो है ना व्हाट्सएप पे या आपके पास ईमेल है तो कोई भी मीडियम आप यूज़ करके किसी भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मुझे अब जो है ना अगले लेक्चर के लिए ज़रूरत है।